नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन, देश जब एक है तो चुनावें भी एक बार ही होनी चाहिए। वो लोकसभा का आम चुनाव हो या विधानसभा की चुनाव हो या क्षेत्रीय परिषदों की चुनाव हो। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो एनडीए सरकार है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उनका सबसे बड़ा एक एजेंडा इस समय चल रहा है, जिसमें यह है कि एक देश में एक चुनाव कराया जाए। और ये आज पहली बार नहीं है, ये इतिहास में भी हुए हैं, लेकिन बीच में इसको छोड़ दिया गया था, जो अपनी मजबूरियां रही होंगी देश के सामने। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन 19 जून को एक बहुत बड़ा मुद्दा तब बन गया जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इसे बैठक बुला के इसे कमेटी गठित कर दी और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बात को अगर आप सहज रूप से समझेंगे, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कब ये चलन में था, क्यों बंद हो गया, क्या रीजंस हैं, कितने इसके अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराने हैं तो कितने इसके एसेट्स चाहिए, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सोशल इशू का यह जो प्रश्न है, यह आपको से मेंस में पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है। इससे मिलते जुलते प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। आप एक युवा हैं, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो वन नेशन का मतलब होता है एक राष्ट्र, हमारा देश भारत है। इसमें आप देखते हो कि प्रति 2-4 माह के बाद कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया चलन में होती ही हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया है हमारे लोकतंत्र में, वो 5 सालों की होती है और 5 साल पे हमारे आम सभा या आम चुनाव होता है लोकसभा का। लेकिन ये तो 5 साल में होता है। अब आगे भारत एक संघीय राज्य का देश है, एक संघीय देश है जिसमें कई राज्य हैं। अब हम बिहार में हैं तो बिहार का इलेक्शन 25 में है। अभी इलेक्शन आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, हरियाणा का इलेक्शन है। देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों में चुनावों को अगर वर्ष में देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहे होते हैं। सरकार जो है, केंद्रीय सरकार है, उसका भी एक विशेष ध्यान और फंडिंग और राज्य सरकारों का विकास के लिए जो समय मिला है और जो फंड मिला है, वो कहीं ना कहीं चुनावों में जा रहा है। व्यक्ति विशेष से लेकर के अफसर से लेकर के उनके काम करने की जो शैली है, उनको जो दिन दिया गया है, समय दिया गया है, वह कहीं ना कहीं इलेक्शन में खप रहा है। और मूल जो मुद्दा है देश का विकास, डेवलपमेंट, वो कहीं इसके आड़ में धूमिल होते चले जा रहा है। इसी बात को समझते हुए वर्तमान एनडीए सरकार और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर सहमति बनाई कि क्यों नहीं इसके लिए कमेटी को गठित किया जाए और इस पर विचार रखे जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और इनके द्वारा बनाया गया जो हमारा एक कमेटी है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में रामनाथ कोविंद को स्वीकृत कर लिया गया है। अब सीधे हम लोग मुद्दे पर बात आते हैं कि अगर सवाल आपको बीपीएस या यूपीएससी में पूछ दिया कि क्या एक देश में एक चुनाव के लाभ क्या हैं, मैं सीधे लाभ पर आता हूं। लाभ की जहां तक हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि देश का धन बचेगा। देश का जो एसेट्स है, पैसा है, लोगों का जो समय है, ऑफिसरों को या अन्य दूसरे भी अधिकारी हैं, उनको कार्य करने की जो नियुक्ति है, उनके लिए उनको समय बचेगा, डेवलपमेंट का समय बचेगा। क्योंकि आप चुनाव में देखते हैं कि आईएएस अधिकारी से लेकर के चपरासी वर्ग तक, यहाँ तक कि डॉक्टर, टीचर, मास्टर, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग अपने क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने के लिए, कोई शिक्षा का विकास कर रहा है, कोई स्वास्थ्य का विकास कर रहा है, कोई जिला का विकास कर रहा है, कोई प्रखंड, सभी के सभी अपने काम छोड़ के आचार संहिता लागू होते ही वे कहीं न कहीं बंध जाते हैं चुनावी इलेक्शन में और देश का बहुत बड़ा विकास अवरुद्ध हो जाता है। पैसे के साथ साथ जो हमारा मानवीय कार्य दिवस होता है, उसमें भारी कमी चली जाती है। ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। मैं आपको इसको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा कि पीपीटी के माध्यम से हम लाभ हानि कैसे लिखेंगे। दूसरी जो पॉइंट है लाभ की, कि इसमें समाज में जब भी चुनाव होते हैं, आप देखते हो कि चुनाव होता है
तो क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि एक गांव में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। लोग अपने प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर के अपने विचार एक दूसरे पर थोपने लगते हैं और जातीय संघर्ष के साथ साथ क्षेत्रीय संघर्ष और क्षेत्रीय हिंसाएं होने लगती हैं, और ये भी एक समाज के लिए बहुत बड़ा प्रपंच है। तो इससे मुक्ति मिलेगी। तीसरा बड़ा है कि विद्यार्थियों का जो एजुकेशन का जो समय है, जो क्लास होते हैं, उसमें कमी चली आती है। जब चुनाव कराए जाते हैं तो चुनाव कराने के लिए शिक्षक इसमें लगाए जाते हैं। लगभग एक सप्ताह तो किसी टीचर का वो लगभग बर्बाद हो ही जाता है। तो विद्यार्थी जो भारत को आगे बढ़ने का प्रयास करना है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, इसमें विद्यार्थियों को विद्या बहुत जरूरी है। तो उनके जो अध्ययन की अवधि है वो घट जाती है। दूसरे आप देखे होंगे अपने क्षेत्रों में कि जब इलेक्शन होता है तो आवागमन के लिए जो प्राइवेट वाहन होते हैं उनको 15 से 20 दिन पहले ही विशेष जगहों पर पकड़ के सुरक्षित रखा जाता है कि चुनाव कराने के लिए जो कर्मचारी जाएंगे तो उन्हें परिवहन सुविधा दी जा सके। तो लोगों को आवागमन की जो सुविधाएं होती हैं उसमें क्या हो जाता है, बाधा पड़ने लगती है। ये देश में व्यापार को सिमटता है, लोगों को आवागमन को कम करता है, इससे विकास बाधित होता है। अगर आप सोचिए, आपको अपने गांव से किसी राजधानी में जाने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 वाहन मिलते हैं तो आप समय अनुसार वहां चले जाते हैं। लेकिन उन वाहनों को अगर जब्त कर लिया गया 20 दिन पहले ही इलेक्शन समय, तो आप 15 दिन पहले से बेचारा हो जाते हैं। तो आपके द्वारा जो किया गया व्यापारिक काम हो या जो भी काम हो वो बाधित होता है और अंततः देश का ही विकास अवरुद्ध होता है। सीधा सा मतलब होता है कि इसके लाभ इतने हैं कि सरकारी फंड से लेकर के व्यक्तिगत फंड की और व्यक्तिगत कार्य की क्या होती है, इसमें बचत होती है, और इससे लाभ तो दिख ही रहे जो अस्पष्ट है। लेकिन दूसरा धड़ा यह है, और मुख्य रूप से राजनीतिक धड़ा, वो कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से नुकसान ही नुकसान है। इनकी बातें कुछ हद तक सत्य भी हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की हानियां भी हैं। सबसे पहले मैं बात आता हूं सार्वजनिक मुद्दे पर। हमारा भारत एक संघीय राज्य वाला देश है। कई संघ मिलकर, राज्य मिलकर हमारा देश बनाए हैं। वो अलग बात है कि हमारा संघीय ढांचा बहुत मजबूत है और केंद्र सरकार की ही अंतिम बात मानी जाती है जो संघ सूची का विषय है। लेकिन आप भारत के भौगोलिक प्रदेश को देखेंगे तो भारत के जैसे विशेष कोई मंथ मान लीजिए, अक्टूबर महीने मान लीजिए, या अभी जो आम चुनाव का महीना हुआ, गर्मी के दिनों में बहुत लोग गर्मी से मर गए चुनाव इलेक्शन में, कई तो इलेक्शन कराने वाले कर्मचारी भी मर गए। तो भारत का जो क्लाइमेट है, जो भारतीय संघ है, ये अलग अलग भौगोलिक परिवेशों के होते हुए एक संघ में शामिल हो गए। सबकी अपनी भौगोलिक विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम लोग मई जून में चुनाव कराते हैं तो एक तरफ जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, हाई टेम्परेचर से क्या हो जाता है, लावारिस हो जाता है। यहाँ के लोगों को चुनाव कराने में क्या होता है, नुकसान होता है। अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव करते हैं तो बहुत बड़ा एक कृषक वर्ग इसमें लपेटे में चला आता है और उसकी हानि होती है। तो मतलब कि संघीय ढांचे में भारत की जो भौगोलिक विविधता है, एक साथ चुनाव कराना लगभग क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी हानियां है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो जो वोट पोलिंग होता है, वोट पोलिंग की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और सही प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे। दूसरी ओर जो विरोधी दल द्वारा या वर्तमान समय में जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, उनका कहना है कि अगर एक देश और एक चुनाव की हम लोग बात करते हैं, एक देश एक चुनाव जब एक समय में होगा तो जो केंद्रीय मुद्दे होते हैं, केंद्र सरकार के जो मुद्दे होते हैं या जो देश का मुद्दा होता है, जुड़ा होता है, वो क्षेत्रीय मुद्दे से अलग होते हैं। तो अगर कोई वोटर केंद्रीय मुद्दों को लेकर वोट करने चलता है तो केंद्र में तो वोट करेगा, अगर वही मुद्दा उसके दिमाग में रहता है तो अपने राज्य में भी उसी पार्टी को वोट करेगा जिसको सेंट्रल में वोट किया है। तो राजनीतिक पार्टियों का जो मुख्य रूप से अपोजिशन में है, उनका यह मानना है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो इससे क्षेत्रीय पार्टियों का दमन हो जाएगा। छोटी छोटी पार्टियां हैं जो विशेष रूप से अपने क्षेत्रों में फलीभूत हैं और राज्यों में सरकार बनाने में सफल भी हो जाती हैं, वे राष्ट्रीय पार्टी नहीं भी हैं, तो
तो उनको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारा क्या होगा, हमारा जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसी जो पार्टियां हैं विरोध कर रही हैं, इनकी बात पूर्णतः गलत नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि अगर केंद्रीय पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो अगर केंद्र के लिए पूरे संपूर्ण देश के लिए अच्छा कर रही है और किसी विशेष राज्य में उसका शासन कमजोर है या अच्छा नहीं है, तो अगर वोटर उसको केंद्र को ही ध्यान में रह के वोट कर दे अपने राज्यों में, तो उस राज्य का भला कम होगा अथवा नहीं होगा। ये विचारधारा बहुत से वोटरों के मन में और बहुत से क्षेत्रीय पार्टियों के मन में है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए क्या होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां सहमत कभी नहीं होगी। तीसरी बड़ी से हानि कहिए या समस्या कहिए, एक समस्या ये है कि आज हमारे देश में अपोजिशन पार्टियां अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाती है, वीवीपैट पर सवाल उठाती है। तो उनका मानना है कि एक राज्य में हुआ तो हम तो इसको बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अगर संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में कराया जाए और ईवीएम में कुछ अगर खराबी आती है तो वो इसे स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं है, वो मरने मारने के लिए तैयार रहता है। दूसरी, भारत में कम से कम एक साथ राज्यों का और केंद्र का चुनाव कराया जाए तो 30 लाख ईवीएम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 30 लाख। ये जो बड़ी सामग्री है इसको एक बार जुटाना और इसका संग्रह, मैनेजमेंट और वितरण करना भी अपने आप में क्या होगा, बहुत टेढ़ा होगा। अक्सर देखा जाता है कि कोई ईवीएम जो होते हैं पोलिंग बूथ पर वो खराब पड़े होते हैं, तो उसके बदले कोई दूसरा जो स्टेपनी में रखा होता है उसका यूज किया जाता है। लेकिन संपूर्ण देश में जब हम कराएंगे और स्वयं इसकी कमी होगी तो इसे आसानी से बदलना आसान नहीं होगा और चुनाव बाधित होगा। तो मिला जुला कर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन में फायदे अधिक नजर आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से देश का वित्त है, लोगों का समय है, विकास कार्य हैं, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। इन हानियों को अगर हम लोग कम कर लें या और दूसरे विरोधी दलों या विपक्षी पार्टियों को हम सही समझाने में सफल हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए एक रामबाण साबित होगा और एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा। इस पर समितियां बनी हैं, कमेटियां बनी हैं, इस पर विचार हो रही हैं और इससे उम्मीद होता है कि अगर देश की जनता इसके पक्ष में चाहे, सरकार तो ये भी चाहिए कि कुछ कमेटी बना के डायरेक्ट जनता से वोट करा लें कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। केवल इस माध्यम पे कई ऐसे माध्यम आज एआई के युग में आ चुके हैं कि इससे लोग अपने वोट को दे सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः पारदर्शी नहीं होगा, आपको ही पता है और हमें ही पता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश के लिए जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, अगर देश रोज चुनाव से, रोज इलेक्शन से ही घिरा रहेगा, आपसी तनाव बने रहेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर या केंद्रीय प्रधानमंत्री राज्यों के विपक्ष में बोलेंगे, विरोध में बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव तो होता ही है, कार्य करने का सही समय नहीं मिल पाता है। तो मेरी विचारधारा में एक शिक्षक के नाते और एक समाज सुधारक के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। मैं इसके पक्ष में हूँ, मेरा वोट इसके पक्ष में जाएगा। अब जो बच्चे इसके लिए मेंस में लिखेंगे कि कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए मैंने एक विशेष पीपीटी भी तैयार किया है, जिसका मैं संक्षिप्त चर्चा आपको कर देता हूं और आप इस वीडियो से उसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका बेहतरीन उत्तर दे सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसे हम लोग बैक में चलते हैं जहां से मैंने इसकी शुरुआत किया है और इसके पूरे डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ। देखिए, एक देश एक चुनाव की जो अवधारणा है, इसके संदर्भ में हम लोग अगर बात करें तो 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसके बाद एक बार फिर यह मुद्दा सतह पर आ गया, जो प्रधानमंत्री के एजेंडे में अहम माना जाता है। यह पहला अवसर नहीं है जब एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई हो, माने इससे पहले भी चर्चा हुआ है। विगत में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मंचों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बनता रहा है। एक देश एक चुनाव के विचार के तहत देश में चुनाव चक्र को इस तरह से संरचित करने का प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यही मेन मुद्दा हमारा है। नया नहीं है एक देश एक चुनाव का विचार, ये पहले भी विचार रखा गया है। दोबारा इस पीपीटी को हम देखेंगे
तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार के समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। वैसे इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। इस बात पर आप ध्यान रखिए कि न सिर्फ वर्तमान के प्रधानमंत्री बल्कि भारत की जो संस्थाएं हैं, इसमें चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं और इनका भी लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन है एक देश एक चुनाव पर, लेकिन ये संस्थाएं मजबूर हैं, ये थोप नहीं सकती। एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। देश में इनके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इनको भी शामिल करने की बात की जा सकती है और की जा रही है कि जब हम लोग चुनाव करें तो विधानसभाओं के साथ इन निचले स्तर को भी लिया जा सके, लेकिन अभी दूर की कौड़ी है। इसका थोड़ा हम लोग परिचय जाने कि एक साथ चुनाव कराने के विचार भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह संचालित करने का लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ निश्चित समय के भीतर ही हो सके। हालांकि वर्ष 1967 तक इस अवधारणा के तहत चुनाव को आयोजित किए गए, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कई विधानसभाओं और लोकसभाओं के बार बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे प्रचलन से क्या हो गया, बाहर हो गया। मैंने 1967 में इस पर प्रयास किया गया था, लेकिन कई विधानसभाएं भंग कर दी गईं। ऐसा मेरा अपना विचार नहीं है, क्योंकि उस समय अधिकांश सत्ता में कांग्रेस रही और वह राज्यों की विधानसभाओं को अपने हित के लिए, केंद्रीय हित के लिए कह सकते हैं, या उनका मानना था देश हित के लिए, वो भंग कर दी। तो ये विचारधारा धरा का धरा रह गया। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम जैसे जो विधानसभा है वही लोकसभा के साथ होते रहते हैं। लेकिन जब इनका चुनाव होता है, जब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहा जा रहा है कि संपूर्ण विधानसभाओं का चुनाव क्यों नहीं कराया जाए। आप देख सकते हैं कि लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट बीजेपी को मिले हैं वो सभी राज्यों में पक्ष में नहीं है। वो अलग बात है कि उड़ीसा में सरकार अच्छी बनी, आंध्र प्रदेश में अलायंस का सरकार बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगहों पर बीजेपी ने जीत कर ली। खुद लोकसभा में भी वो हार गई। मतलब कि अगर बीजेपी पार्टी को अगर अकेला मान के चला जाए तो 240 सीट आई, लेकिन सहायक एनडीए के साथ वो जीत गई। तो मतलब ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश में चुनाव कराने का मतलब ये नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो इलेक्शन हुए तो वहाँ पर क्या हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां ही सबसे आगे बढ़ी, न कि सेंट्रल पार्टी आगे बढ़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और इसके बारे में। देखिए, अब ये बात की जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से लाभ क्या है, जो मैं आपको मौखिक रूप से पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और पढ़िए। अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनावों पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र, कौन कह रहा है, विधि आयोग कह रहा है कि एक साथ एक चुनाव पर जो जारी मसौदा रिपोर्ट बनाया गया, उस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम कर सकते हैं, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। सभी बातों को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर समेट दिए कि यह कौन कह रहा है, विधि आयोग के एक साथ चुनाव के एक रिपोर्ट जारी किया गया और रिपोर्ट कह रहा है कि धन तो बचेगा ही बचेगा, सुरक्षा बलों पर जो दबाव पड़ता है बार बार, वो दबाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम सकते हैं। सरकारी नीतियों के समय पर कार्यान्वयन होगा, क्योंकि सरकारी नीतियां जो बनती हैं समय पर पूरा करने के लिए होती हैं, लेकिन बीच में इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गया, 3-4 महीने खटाई में पड़ गया, 1 साल खटाई में पड़ जाएगा, ये होने लगता है। चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। क्या होता है
किसी एक राज्य में चुनाव हो जाए, सेंट्रल की रूलिंग पार्टी के बड़े नेता से लेकर के क्षेत्रीय पार्टी के नेता अपने अपने भोंपू बजाने लगते हैं कि हमको वोट हमको वोट, उनका सेंट्रल विकास और क्षेत्रीय विकास अवरुद्ध हो जाता है और ये हर एक बार होने लगता है। तो इससे बचना है तो वन नेशन वन इलेक्शन आपको कराना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कुछ लाभ ही हैं, हानियां भी हो सकती हैं। देखिए इसमें चुनौतियां क्या हैं, क्या इसकी व्यवहार में है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) और अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। याद रखिए किसमें कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 83(2) और अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि इन्हें पहले भंग न किया जाए तथा अनुच्छेद 356 के तहत ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें विधानसभाएं पहले ही भंग की जा सकती हैं। इसलिए केंद्र अथवा राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरने की स्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन योजना की कार्यवाही तो सबसे अहम प्रश्न है। माने सरकारें अगर गिरती हैं तो अभी चुनाव क्या होगा, उससे होगा। लेकिन अगर सरकार गिरती है तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां इसके सामने आते ही रहेंगी। जब सरकार बीच में गिर गई तो पुनः उसी कार्यकाल में नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आंध्र प्रदेश का और दिल्ली का चुनाव, मतलब कि सेंट्रल चुनाव एक साथ हुआ। कल आंध्र प्रदेश के विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो फिर उसे इलेक्शन कराना ही पड़ जाएगा। तो चुनौतियां ये हैं कि राज्यों की विधानसभाओं की सरकार को भंग करने का जो नियम बनाया गया है इसके हिसाब से ये सफल हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें कुछ संवैधानिक बदलाव करने होंगे, कुछ नीतियां होंगी। इसी तरह के बड़े बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करने से न केवल विभिन्न स्थितियों और प्रावधानों पर व्यापक तौर पर विचार करने की आवश्यकता होगी, बल्कि ऐसे बदलाव भविष्य में किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन के लिए एक चिंताजनक मिसाल भी साबित हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग कानून बना दें कि हम लोग विधानसभा भंग नहीं करेंगे या भंग करने पर इलेक्शन साथे होगा तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। संघवाद के अनुरूप न होना, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद की अवधारणा सुमेलित नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि भारतीय संघ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में है, अलग अलग परिस्थितियों में है, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो ऐसे के लिए वो एक साथ एक लाठी से हाके नहीं जा सकते, सुमेलित नहीं है, क्योंकि इस धारणा पर आधारित है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है, जो किसी अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित विचार का खंडन करता है। वर्तमान स्वरूप का अधिक लाभकारी होना, माने बहुत लोग ये मानते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप है कि लोकसभा का चुनाव होगा वो अलग बात है, उसके साथ कुछ राज्यों का चुनाव हो जाए। तो कुछ लोग मानते हैं कि बार बार होने वाले चुनाव के कारण चुनाव के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में अधिक लाभकारी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं की आवाज़ सुनने की अधिक बार अनुमति देता है। चूंकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसलिए वर्तमान ढांचा इन मुद्दों को पृथक रूप से हल करने में मदद करता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। मतलब ये है कि एक बार कोई मतदाता अगर केंद्र में सरकार बना दिया और पुनः राज्यों में दोबारा कहीं कुछ देर बाद चुनाव होगी तो उसे केंद्र की गतिविधि देखने समझने से क्या होगी, समझने का मौका मिलेगा और पुनः अपने मत में बदलाव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो सेंट्रल में वर्तमान में एनडीए को वोट कर दिया और एनडीए ने सही ढंग से काम नहीं किया, 4 महीने चाहे 1 साल बाद चुनाव उसके राज्य में, जैसे बिहार में ही मान लीजिएगा कि 24 में चुनाव हुआ आम सभा का और 25 में चुनाव है आपका विधानसभा का। अगर बहुत से लोगों को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से बीजेपी पार्टी काम नहीं कर रही है तो इसको केंद्र राज्य में चुनने की क्या जरूरत है, वही कह रहा है। और दूसरे में कह रहा है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग अलग होते हैं। सेंट्रल मुद्दा अलग होता है कि हमको चीन से संबंध कैसे रखना है, अमेरिका से कैसे रखना है, देश में शांति कैसे करना है, आतंकवाद से लड़ना कैसे है। लेकिन बिहार राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि भूख से कैसे लड़ना है, पलायन को कैसे रोकना है, गरीबी को कैसे रोकना है। तो ये दोनों मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। तो इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते वर्तमान का जो है इसको लोग अच्छा मानते हैं, व्यवहारिक मानते हैं। अब और समस्या है कि ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता बढ़ जाएगी। एक साथ चुनाव के लिए लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल माने वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी।
मैंने 30 लाख ईवीएम और 30 लाख वीवीपैट। आपको अगर वीवीपैट का फुल फॉर्म याद नहीं तो रख लीजिए, याद कर लीजिए कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका पूरा होता है वीवीपैट का। इतने 30 लाख चाहिए आपको ईवीएम भी और वीवीपैट भी एक साथ चुनाव कराने के लिए, जो देश में इतने उपलब्ध नहीं है। अब देखें कि भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2015 में सरकार को एक व्यवहार्यता अधिनियम 1951 में संशोधन का सुझाव दिया गया। इससे लागत संबंधी विचार दिए गए थे। बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 15 वर्ष की अवधि के बाद मशीनों को बदलने के अतिरिक्त लागत के साथ ईवीएम और वीवीपैट की खरीदने के लिए कुल लगभग 9284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। माने एक बहुत बड़ी राशि है कि 15 वर्षों में हम लोग ईवीएम और वीवीपैट को बदलना होता है, तो ये भी एक बड़ी राशि है। एक साथ चुनाव होने से चुनावों के लिए मशीनों को एकत्र करने हेतु भंडारण लागत में भी वृद्धि होगी। मतलब कि हमने पहले ही कहा कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत टफ हो जाएगा कि अगर बिहार में भी चुनाव हो, सारे राज्यों में चुनाव हो और सेंट्रल के चुनाव हो, तो ईवीएम कहाँ रखाएगा, उसका मॉनिटरिंग कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक बहुत बड़ा मत्थापची होगा। जहाँ रखा जाएगा तो बहुत ही सेफ जोन होता है, लॉक जोन होता है, और वहाँ इसको रखने के लिए खर्चे बढ़ेंगे। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान केंद्रित करा रहा है इस कमेटी को। नेक्स्ट है कि मतदाता व्यवहार पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो मतदाता के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह मतदाताओं के व्यवहार को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि मतदाता राज्य चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रहकर मतदान करेंगे, जिससे बड़े राष्ट्रीय दल या राज्य विधानसभा तथा लोकसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर केंद्रीय मुद्दा पर ही ध्यान देकर के बीजेपी को वोट देता है वर्तमान में, तो वो अपने राज्य में भी देगा, भले वो काम अच्छा करे या बुरा करे, बड़ा दल के नाते वो क्या करेगा, जीत जाएगा। तो ये राजनीतिक विचारधारा वाले मुख्य रूप से वो अपोजिशन की पार्टियां होती हैं, उनके बात में दिमाग है और वे अपने समर्थकों वोटरों की ये बात फैलाते हैं। जा सकता है और इस तरह क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। माने क्षेत्रीय दल क्या होगा, नुकसान होगा, तो ये कभी नहीं चाहेंगे। और चुनावी मुद्दे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कभी कभी अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जब वे एक साथ आयोजित किए जाएंगे तो मतदाता मुद्दों को एक सेट को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व दे सकते हैं। मैंने ये बात पहले भी कही गई कि राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्य पर भी हावी हो जाएंगे और जो पार्टी बनेगी राष्ट्र में वहीं राज्य में भी हो जाएगी। इसका लोगों को डर है। जवाबदेही में कभी जवाब कौन देगा इलेक्शन के बारे में। प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ जाती है और वे सतर्क रहते हैं। अंतः चुनावों के दौरान बहुत सारी नौकरियां भी सृजित होती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। मतलब ये है कि अगर बार बार इलेक्शन होंगे तो कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं, ऐसी सेवाएं होती हैं, ऐसे काज होते हैं जिनको अधिक रोजगार मिलता है, वो एक बार कराने से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो जाता है। भारत में एक साथ चुनाव की व्यवस्था बहाल करना। देखिए, लॉ कमीशन वर्किंग पेपर 2018 की सिफारिशों के अनुसार क्या कहा गया था, ध्यान रखिएगा। लॉ कमीशन वर्किंग पेपर 2018 की सिफारिशें क्या थी। संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन के माध्यम से एक साथ चुनाव बहाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में लॉ कमीशन की वर्किंग पेपर के सिफारिशों में अधिनियम 1951 में ही है। सरकार चाहे तो इसे बहाल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वर्ष 1951 के अधिनियम की धारा 2 में एक परिभाषा जोड़ी जा सकती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से
अविश्वास प्रस्तावों को रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जा सकता है। माने हमारे संविधान में विंडो छोड़ा गया है, इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है। त्रिशंकु विधानसभा अथवा संसद में गतिरोध को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून की शक्ति को भी कम किया जा सकता है। लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आम चुनावों की घोषणा के लिए 6 महीने की वैधानिक समय सीमा को एक बार बढ़ाया जा सकता है। ये सब हमारा लॉ कमीशन के वर्किंग पेपर में दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। वे देश जहां एक साथ चुनाव होते हैं, हम लोग वर्तमान में बात करेंगे कि भारत में तो हम लोग वन नेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम दुनिया में और कहाँ कहाँ हो रहा है। आपके पीटी का अच्छा प्रश्न आ सकता है, संभावित प्रश्न है, क्योंकि भारत में पूरा ये सोशल इशू है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो सवाल दे सकता है कि भारत में तो ये बात की जा रही है, लेकिन किन दूसरे देशों में कराई जाती है, तो देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 5 साल के लिए एक साथ होते हैं और नगर पालिका चुनाव 2 साल के बाद होता है। स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका काउंटी परिषद तथा स्थानीय निकाय नगर पालिका विधानसभाओं के चुनाव 4 साल के लिए एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को भी फिक्स है। लेकिन अधिकांश अन्य बड़े लोकतंत्रों में एक साथ चुनाव की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका 2 ऐसे देश हैं जहां पर बिना कोई संशय के एक साथ चुनाव सभी कराए जाते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता और पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई 15 को और उसके बाद हर 5वें वर्ष मई के पहले गुरुवार को किया जाएगा। तो कुछ ऐसे देश के उदाहरण हैं जो वहाँ पर ऐसे चुनाव कराए जा रहे हैं। जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून का अनुच्छेद 67 अविश्वास के रचनात्मक वोट का प्रस्ताव करता है। मैंने पदाधिकारी को बर्खास्त करते उत्तराधिकारी का चुनाव करना होता है। यह भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, मैंने भारत जैसे देश में वन नेशन वन इलेक्शन में अगला राह क्या अपनाया जाना चाहिए, तो इसके बारे में जानिए। हर कुछ महीने में अलग अलग स्थानों पर चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए हर कुछ महीनों में विकास कार्यों पर आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को रोकने के लिए इस विचार पर गहन अध्ययन और विमर्श क्या है, जरूरी है। इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं। सभी राजनीतिक दलों को कम से कम इस मुद्दे पर विचार विमर्श में सहयोग करना चाहिए और एक बार विवाद शुरू होने पर जनता की राय को ध्यान में रखा जा सकता है। और एक परिपक्व लोकतंत्र होने के नाते भारत इस विचार विमर्श नतीजे का अनुसरण कर सकता है। मतलब कि जरूरी यह है कि आम लोगों के साथ साथ या उनके जो प्रतिनिधि हैं या विभिन्न राजनीतिक दल हैं, इन सभी का विचार लेकर ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा सकती है। तो मैंने अपनी जो विचारधारा शुरू में रखी वो किसी भावना से बह के नहीं की। मैं एक देशभक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत विकास करे और न कि क्षेत्रीय मुद्दों में पड़ा रहे। इसके लिए जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन कुछ सुधारों के साथ, क्षेत्रीय दलों को कुछ छूट के साथ या उनकी बातों को मानते हुए एक ऐसा कानून बनाए कि जिसकी सभी की आम सहमति बनाई जा सके और वन नेशन वन इलेक्शन का जो सुविचार है उसको चरितार्थ किया जा सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप वीडियो देखें, संपूर्ण वीडियो देखें, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।